इंसान चाहे कितना भी फिट क्यों ना हो, लेकिन अमित, ऐसी क्या चीज़ है जो वजह बेवजह सर में आ ही जाती है और बहुत परेशान करती है? सर दर्द। सर दर्द। लेकिन क्या ये आम सर दर्द माइग्रेन हो सकता है? क्या है इसका निदान, जानेंगे आज। हमारे साथ स्टूडियो में एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, आइए उनका स्वागत करते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर अचल श्रीवास्तव, आपका स्वागत है। आप हैं प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोलॉजी, एम्स दिल्ली। साथ ही वेलकम करना चाहेंगे डॉक्टर देवाशीष चौधरी का। नमस्कार, डायरेक्टर प्रोफेसर एंड हेड ऑफ डिपार्टमेंट न्यूरोलॉजी, जीबी पंत हॉस्पिटल से। तो डॉक्टर अचल, आपसे शुरू करते हैं। एक आम सर दर्द और माइग्रेन में क्या फ़र्क है? ये शब्द ही बहुत है, आम सर दर्द और माइग्रेन एक विशेष किस्म का सर दर्द है। और आम सर दर्द किसी भी कारण से हो सकता है, वैसे भी हो सकता है, बिना अन्य न्यूरोलॉजिकल कारणों से भी हो सकता है, किसी इन्फेक्शन से हो सकता है, चोट लग के भी हो सकता है। लेकिन जहाँ तक हम बात करें एक सर दर्द माइग्रेन की, ये एक विशेष किस्म का सर दर्द है। इसके अपने फेजेस हैं और कुछ खास लोगों में होता है, कुछ इसके प्रेसिपिटेंट्स हैं जिन कारणों से हो जाता है, और फिर उसी तरह से इसका उपचार भी निर्धारित है। जी, लेकिन डॉक्टर देवाशीष, अगर हम बात करें माइग्रेन की, तो वो कारण क्या रहते हैं जिस वजह से वो ट्रिगर करता है? देखिए, माइग्रेन जो है उसको हम प्राइमरी डिजीज़ कहते हैं, प्राइमरी हेडेक डिजीज़ कहते हैं, क्योंकि उसमें अंदरूनी कोई खराबी नहीं होती है। ब्रेन का आप स्कैन करेंगे वो नॉर्मल आएगा, लेकिन इसमें स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री होती है। ये एक जेनेटिकली ड्रिवन डिजीज़ है। और इसमें ब्रेन का जो फिल्टर मैकेनिज्म्स हैं वो उसमें कमी आती है, जिसके वजह से नॉर्मल साउंड, नॉर्मल लाइट, नॉर्मल जो ट्रिगर्स होते हैं जो आम आदमी झेल लेते हैं, माइग्रेन पेशेंट उसको झेल नहीं पाते, और ब्रेन का जो पेन पाथवे है वो एक्टिवेट हो जाता है, और इसके वजह से उसको बार बार सर दर्द होता है। तो इसमें कुछ खासियत होता है, जैसे अक्सर ये सर दर्द आधे सिर में होता है, अक्सर इसमें थ्रॉबिंग होता है, जैसे हार्ट बीट होता है, उसकी महसूस होती है। पेशेंट उस समय इतना तेज होता है दर्द कि उस समय काम नहीं कर पाता, या काम करने से वो दर्द बढ़ता रहता है। इसके साथ पेशेंट को उल्टी करने का मन होता है, नौशिया कहते हैं, उल्टी हो सकती है, वॉमिटिंग कह सकते हैं। नॉर्मल लाइट और नॉर्मल साउंड उसको परेशान करता है, जिसको हम फोटोफोबिया या फोनोफोबिया कहते हैं। तो ये सारे कुछ मिला के जो लक्षण हैं ये माइग्रेन के होते हैं। और माइग्रेन का फेज होता है। माइग्रेन शुरू होने से देखा गया है कि माइग्रेन शुरू होने से 24 घंटे पहले तक मरीज के कुछ सिम्टम्स आते हैं, जैसे उबासी आना, टायर्ड फील होना, लेथार्जिक होना, टेंशन हो जाना। उसके बाद कुछ मरीजों में, जैसे 25% लोगों में एक चीज होती है, उसको ऑरा कहते हैं, जिसमें क्या होता है कि सडनली आंखों के सामने झिलमिलाते तारे नजर आते हैं, जिगजैग लाइंस नजर आते हैं। उसके बाद फिर हेडेक शुरू होता है, वो धीरे धीरे बढ़ता है। और माइग्रेन का हेडेक लंबे अरसे का हेडेक होता है, जैसे कम से कम 4 से 72 घंटे का होता है। और उसके बाद जब हेडेक कम भी हो जाता है, तब भी हेडेक जब चला भी जाता है, मरीज कंप्लीट रूप से ठीक नहीं होता है, उसको हम पोस्ट्रोम कहते हैं। तो ये फेज से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये माइग्रेन है। जी, यदि माइग्रेन विषय पर आप भी कोई सवाल करना चाहें तो आप हमें सीधा फ़ोन करें। हमारा नंबर नोट करें, 011 दिल्ली का STD कोड, और नंबर है 23097532। 011 इज आवर कोड एंड नंबर इज 23097532। तो डॉक्टर अचल, जैसे हमने जाना कि नॉर्मल सिर दर्द तो पूरे सर में होता है, लेकिन माइग्रेन एक हिस्से में है। तो अगर मुझे ये दर्द हो रहा है तो मैं क्या करूँ? उस वक्त बैठ जाऊँ, काम ना करूँ? देखिए, उसके लिए जैसा अभी सर ने बताया, एक्यूट पेन होता है, काफ़ी सीवियर पेन होता है। तो कई बार ये इटसेल्फ इतना सीवियर होता है कि आप खुद ही बैठ जाते हैं। शायद वो नेचुरल मैकेनिज्म है बात को ठीक करने का। लेकिन हाँ, ये जरूर एक सजेशन ही होता है कि आप शांत जगह पे बैठ जाएं। और जैसा अभी आपने सुना कि उसमें जो है नॉर्मल लाइट ही आपको परेशान कर रही होती है, नॉर्मल साउंड ही आपको परेशान कर रही होती है, जो कि अदरवाइज आपको माइग्रेन नहीं है उस समय में वो साउंड आपको नहीं परेशान करेगी, लेकिन उस फेज में परेशानी लगती है। नॉर्मल रोशनी और नॉर्मल साउंड तो लाइट बंद कर दें? तो वो डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप इसको किस तरह से, कितनी परेशानी है उस तरह से कर सकते हैं। इसके अलावा शांत रहिए, साउंड वगैरह कम कर दीजिए, वहाँ पे लाइट कम कर दीजिए। कई लोग उस समय में चाय ले लेते हैं, कई लोग कॉफ़ी ले लेते हैं, कई लोगों को इससे प्रेसिपिटेट हो जाता है। तो अपना अपना पैटर्न सबको पता होता है। उसके अलावा आपको रेस्ट करने के अलावा जो कितना सीवियर हेडेक है उस हिसाब से दवाओं का उपयोग कर सकते हैं, और दवाओं के हम लोग आगे भी बात करते रहेंगे। डॉक्टर, आपने जैसा अभी बताया था कि ये हेरिडिटरी होता है, तो क्या बचपन में ही इसके सिम्टम्स दिखने शुरू हो जाते हैं, या ये कभी भी लाइफ टाइम में कभी भी हो सकता है?
हाँ, तो देखा गया है कि ये इसका एक स्ट्रॉन्ग हार्मोनल इन्फ्लुएंस होता है। तो माइग्रेन जनरली जो प्रेसिपिटेट करता है वो अराउंड फर्स्ट डिकेड के बाद, 10 साल की उम्र के बाद ज़्यादा करता है। लेकिन बच्चों में भी एक साइजेबल नंबर में माइग्रेन हो सकता है, जिसमें स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है, माँ को, पिता को, घर में और लोगों को अगर माइग्रेन है तो बच्चे को होने की संभावना रहता है। काफ़ी समय देखा गया है कि बच्चों में पेट में दर्द होता है, सिर के दर्द के अलावा पेट में दर्द होता है, जिसको एब्डोमिनल माइग्रेन कहते हैं। इनफैक्ट एक शोध कार्य आया है जिसमें देखा गया है कि जो हम कहते हैं ना बच्चों को इन्फेंटाइल कॉलिक, जो नए बॉर्न होते हैं जिनको पेट में बहुत दर्द होता है, तो अक्सर देखा गया कि उनके मदर को माइग्रेन है। तो इन्फेंटाइल कॉलिक में बी द फर्स्ट मैनिफेस्टेशन ऑफ माइग्रेन। बट आमतौर पर करीब करीब 10 साल के उम्र के बाद माइग्रेन का कर्व बढ़ता है और ये 50 साल तक जाता है और उसके बाद धीरे धीरे कम हो जाता है। महिलाओं में बहुत ज़्यादा होता है, पुरुषों में कम होता है और ये हार्मोनल एक इन्फ्लुएंस रहता है। तो क्या प्रिवेंटिव है ये? अगर मान लो मेरे पिताजी को था, माताजी को था, मैं कुछ कर सकता हूँ कि मुझे ना हो? देखिए, माइग्रेन के ट्रीट करने का जो प्रयास है उसमें सबसे पहली बात है कि हमें दो तरह के एक्शन है। एक तो आपको पहचानना कि किन किन बातों से हो जाता है, प्रेसिपिटेंट्स क्या क्या हैं। अलग अलग आदमियों के प्रेसिपिटेंट अलग अलग होते हैं और कुछ कॉमन प्रेसिपिटेंट्स हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन अलग अलग आदमियों में अलग अलग प्रेसिपिटेंट हैं, वो उनको मरीज अच्छी तरह पहचानता है। उस प्रेसिपिटेंट्स को आपको बचाना है। तो बहुत से प्रेसिपिटेंट एवॉइडेबल होंगे, बहुत से ऐसे होंगे जिनको आप बचा ही नहीं सकते, क्योंकि आपका लाइफ का वर्क इस तरह का है, रोज़ का काम इस तरह का है, हम नहीं बचा सकते। लेकिन जो बचा सकते हैं उससे ज़रूर बचिए। उसके बाद जो है प्रोफाइलैक्सिस बोलते हैं हम लोग, दवाओं के रूप में दी जाती है। किनको दी जाए वो हमें निर्धारित करना पड़ता है, वो चिकित्सक निर्धारित करते हैं कि किन लोगों को प्रोफाइलैक्सिस दी जानी चाहिए। और प्रोफाइलैक्सिस के रूप में बहुत सारी दवाएँ हैं। सबसे कॉमन है उसमें बीटा ब्लॉकर यानी प्रोपेनलाल जैसी दवा, और भी बीटा ब्लॉकर यूज़ किए जा सकते हैं। प्रोपेनलाल सबसे ज़्यादा कॉमन है जो यूज़ की जाती है। क्या सर्जरी के थ्रू भी इसको क्योर किया जा सकता है? नहीं, माइग्रेन के लिए सर्जरी एकदम लास्ट रिसोर्ट है। एक अबाउट 1% पेशेंट में जिनको कहते हैं रिफ्रैक्टरी माइग्रेन होता है जिनको, तो उनको किसी भी दवाई से असर नहीं पड़ता, तो फिर उनके लिए कुछ इन्वेजिव न्यूरोमॉड्यूलेशन कर सकते हैं, सर्जरी कर सकते हैं। अक्सर सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ती है अगर आप शुरू में इसको आइडेंटिफाई कर लें। और जैसे डॉक्टर अचल ने बताया, ट्रिगर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ट्रिगर रिकॉग्निशन। जैसे मैं बता रहा हूँ कि बच्चों में वो ना कुछ खा के स्कूल चले जाते हैं, सेकंड पीरियड थर्ड पीरियड में उनको सर दर्द होता है, फोन आता है घर में पापा मम्मी को कि आप बच्चे को ले आइए, सर दर्द हो रहा है, या हेड डाउन करके बैठना पड़ता है। हाइपोग्लाइसेमिया इज अ पोटेंट ट्रिगर। स्लीप डिप्राइवेशन, लाइफस्टाइल में उतार चढ़ाव, स्ट्रेस, फिर कुछ फूड आइटम्स हैं स्पेसिफिक, उससे हो सकता है। जैसे चाइनीज फूड से कुछ लोगों को हो जाता है, किसी लोगों से वाइन से हो जाता है। तो ये जो अगर आप आइडेंटिफाई करें, उसको अवॉइड करें, तो उससे कम हो तो यानी सकता डॉक्टर देवाशीष आप ये कह रहे हैं हम लोग कभी जब ब्रेकफास्ट स्किप करते हैं, ये अच्छी प्रथा नहीं है, ब्रेकफास्ट स्किप करने से भी माइग्रेन हो सकता है? बिल्कुल, ब्रेकफास्ट इज अ पोटेंट, हाइपोग्लाइसीमिया इज अ पोटेंट माइग्रेन ट्रिगर। और उसके अलावा हमें देखिए, माइग्रेन का ना स्पेक्ट्रम बहुत वाइड है। किसी को महीने में या 2 महीने में एक बार हुआ अटैक, अच्छा, तो उसके लिए ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो दर्द निवारक गोली खा के उसको ठीक हो जाता है। लेकिन काफी मरीजों को ये बार बार होने लगता है, तो रिकरेंट होता है। इसीलिए अभी रिसेंटली जो शोध कार्य पब्लिश हुआ है ग्लोबल डिसऑर्डर्स का, जो सारे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जो देखे गए हैं, उसमें माइग्रेन डिसेबिलिटी के नंबर में नंबर 3 है। क्योंकि इतना ज्यादा डिसेबलिंग हो जाता है कि मरीज कुछ काम के लायक नहीं हो जाता है। आपको टीवी शो करना है, आपको माइग्रेन हो गया, आप टीवी शो नहीं कर पाएंगे। आपको डांस परफॉर्मेंस करना है, आपको हो गया, नहीं कर पा रहे। पायलट्स, मेरे बहुत पेशेंट्स हैं पायलट्स, उनको एयर फ्लाई करने में दिक्कत होती है, स्कूल कॉलेज में जाने में दिक्कत होती है, एब्सेंटिज्म बढ़ जाता है। तो माइग्रेन का प्रभाव बहुत फैला हुआ है और इसको हम रिकॉग्नाइज नहीं करते, क्योंकि अक्सर माइग्रेन का पेशेंट में डेथ नहीं होता है, मोर्टेलिटी नहीं होता है, लेकिन मॉर्बिडिटी या डिसेबिलिटी जो है वो बहुत ज्यादा है। जी डॉक्टर साहब, एक कॉलर है फोन लाइन पर, जगमीत जी गंगानगर से। हेलो हेलो जी, गुड मॉर्निंग, सवाल पूछिए। हाँ जी, गुड मॉर्निंग सर। मेरी तरफ से आपको भी बहुत बहुत रमजान महीने की हार्दिक शुभकामनाएं जी। जी आपको भी। अपना सवाल पूछिए। हेलो जी, अपना सवाल पूछिए। हाँ जी डॉक्टर साहब नमस्कार। मैं ये पूछना चाहता हूँ, जो माइग्रेन होता है और एक जैसे आंखों की नसें ब्लॉक हो गई है मेरी, अभी 8-10 महीने हुए हैं। ये माइग्रेन की वजह से होती है या क्या कारण होता है? ब्रेन की वजह से। लेकिन आंखें पहले बिल्कुल ठीक थी, अभी आंखों की नसें ब्लॉक हो गई हैं और दवाई वगैरह चल रही है, लेकिन आराम अभी तक कुछ नहीं आया। ये सिर दर्द कभी नहीं हुआ, मेरे सिर दर्द कभी नहीं होता। ये ब्रेन की वजह होती है या क्या माइग्रेन एक ही होता है
इसके बारे में मुझे जरूर बताएंगी। जी डॉक्टर देवशीष। नहीं, देखिए ऐसा है कि माइग्रेन के काफी प्रकार होते हैं। जैसे मैंने मतलब दो मेन प्रकार होते हैं, एक विद ऑरा जिसमें वो विजुअल सिम्टम्स दिखाई देते हैं, और एक विदाउट ऑरा जिसमें इस तरह के कोई न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन परमानेंट न्यूरोलॉजिकल डैमेज माइग्रेन में नहीं होता है, अक्सर नहीं होता है। अगर आपकी आंख की रोशनी चली गई है, आंख में डैमेज हो गया है, ब्लॉक हो गया है, तो उसका दूसरा कारण हो सकता है। हो सकता है कि माइग्रेन आपके साथ एसोसिएटेड हो, कोमॉर्बिड हो, मतलब माइग्रेन भी है और दूसरी बीमारी भी है। तो अक्सर ये देखा गया है कि माइग्रेन के साथ बहुत सारी बीमारियां कोमॉर्बिड है, तो हो सकता है कि आपको हो। ओके डॉक्टर अचल, क्या माइग्रेन हमारी मेमोरी को, हमारे ब्रेन को अफेक्ट कर सकता है कि मेमोरी ऐसे बहुत वीक हो डायरेक्टली जाए? नहीं अफेक्ट करता। अब आपको 1 महीने में एक बार हेडेक होता है, मान लीजिए अभी हम लोग बात कर रहे थे, 1 महीने में एक बार हेडेक हो सकता है, 4 महीने में हो सकता है, 1 ही महीने में कई बार हो सकता है। तो अगर बहुत फ्रिक्वेंटली हो रहा है तो थोड़ा आपके उस पर असर आएगा। अदरवाइज कोई मतलब नंबर ऑफ कितनी परेशानी है आपकी उस पर डिपेंड करता है। तो इस पे जब ट्रीटमेंट चलता है, मेडिसिन चल रही हैं, तो क्या ये थ्रू आउट लाइफ टाइम लेनी पड़ती है, या एक पॉइंट ऐसा भी आता है कि चीजें देखिए, नॉर्मल हो इसमें जाएं? जो हम लोग बात कर रहे थे प्रोफाइलैक्सिस की, इलनेस तो ये लाइफ लॉन्ग इलनेस है। और अभी हम लोग बता रहे थे कि 50 साल की उम्र के बाद थोड़ा सा 50-60 के होने के बाद से कुछ एपिसोड्स कम हो जाते हैं या कभी बार ख़त्म हो जाते हैं। एपिसोडिक किस्म का इलनेस है, लगातार नहीं रहता है। Okay. हो सकता है आप 2-3 साल 4 साल तक बिल्कुल ठीक रहें, फिर एक दिन हेडेक हो गया। तो ये इसमें ऐसा नहीं है कि आज से आप बिल्कुल ठीक हो गए, क्योर करने वाली कोई जैसी बात नहीं है। Okay. ज़्यादा हेडेक होने पे जैसा मैंने बताया था कि चिकित्सक निर्धारित करते हैं कि अब आपको देना पड़ेगा। उसमें तरीका यही है कि वो हेडेक कितना है, कितना सीवियर है, कितनी बार हो रहा है, जी। आपके काम में व्यवधान डाल रहा है नहीं डाल रहा है, ये सब हमें बाध्य करता है कि आपको हम लोग प्रोफाइलैक्सिस पे रखें। तो डॉक्टर देवशीष, माइग्रेन के लिए ये जो दवाई अभी उपलब्ध है वो कितनी विकसित हुई है दशक दर दशक, और जब मैं दवा लेता हूँ वो क्या असर करती है? देखिए ऐसा है कि पहले ज़माने में माइग्रेन के बारे में शोध कार्य उतना नहीं हुआ। हालांकि ये डिजीज़ 2000 साल से हमें मालूम है चल रहा है, हमारे आयुर्वेद में भी है मेंशन, वेस्टर्न मेडिसिन में भी मेंशन है, लेकिन इसका शोध कार्य लास्ट 50 साल में हुआ है। तो पहले जो ड्रग्स थे वो उसमें नॉन स्पेसिफिक ड्रग्स थे क्योंकि उनको मैकेनिज्म नहीं मालूम था। लेकिन अभी लास्ट डिकेड में, लास्ट 10 सालों में ऐसे बहुत सारे दवाइयाँ आ गई हैं जो कि माइग्रेन मैकेनिज्म में अटैक करते हैं। और उसमें ऐसा देखा गया है कि जब माइग्रेन का अटैक होता है तो ब्रेन में एक तरह का केमिकल निकलता है, और वो केमिकल को अगर हम ब्लॉक करें तो माइग्रेन की अटैक्स में कमी आ सकती है, उसमें राहत मिल सकता तो है। इसीलिए वो बीटा ब्लॉकर बोला जाता है। नहीं, हाँ, बीटा ब्लॉकर जो है वो पहले के दवाई है, वो तो एक एक्सीडेंटली डेवलप हुआ। बीटा ब्लॉकर हार्ट के पेशेंट्स को देते हैं, एंजाइना के पेशेंट। तो देखा गया कि एंजाइना पेशेंट को जब बीटा ब्लॉकर दे रहे हैं तो उनके माइग्रेन भी ठीक हो रहा है, तो वो फिर माइग्रेन के यूज में आया। लेकिन अभी जो है उसको मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज कहते हैं, CGRP, उसके अगेंस्ट में। तो महीने में 1 इंजेक्शन लगता है और मरीज को माइग्रेन से राहत मिलती है। दिल्ली से एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, दिनेश जी। हेलो 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 जी, नमस्कार, अपना सवाल पूछिए। मेरा सवाल है हेलो जी जी पूछिए। mediocre headache, and I repeat, headache mediocre coupled with swelling in foot, does it deserve doctor's prompt attention or no? मीडियोकर हेडेक विद स्वेलिंग इन फीट। फीट, यस। देखिए इसमें जो है मीडियोकर हेडेक का कुछ ज़्यादा क्लैरिटी नहीं आई, लेकिन फिर भी अगर स्वेलिंग इन फिट है तो ये इसका कोई ऐसा समझना पड़ेगा कि 2 अलग अलग बीमारियां हो सकती हैं साथ में। और अगर कॉमन रूप से एक्सप्लेन करना है तो ऐसी कुछ इलनेसेस हैं जिसमें कि हाँ साथ में सर दर्द है और पैरों में स्वेलिंग आई हुई है, तो ऑफ कोर्स इट नीड्स टू बी वर्कड अप। जी, पर ये सबसे interesting पहले है। हाइपरटेंशन का देखिए, आप ब्लड प्रेशर अगर आपको है, आपकी किडनी ठीक है, लिवर ठीक है, हार्ट ठीक है, तो फिर ये दोनों कोरिलेट हो सकता है। अगर इसमें ये इसको आपको देखना चाहिए, आपको डॉक्टर को जरूर दिखाना पर चाहिए। डॉक्टर साहब, ब्लड प्रेशर की मैं बात करूंगा। कई बार उसमें लोग दवा खा रहे होते हैं, एम्लोडिपिन नाम की। अच्छा। तो पता चला आप तो सरदर्द था और बीपी पाया गया, आपने एम्लोडिपिन खाना शुरू कर दिया, उसमें पैर में साइड इफेक्ट के रूप में स्वेलिंग आ जाती है। तो ये सब कारण को समझना पड़ेगा। लेकिन हाइपरटेंशन का मैं पूछना चाहूंगा, एक एडल्ट की अगर बात करें, मान लीजिए 40, 45, 50, कई बार हम कहते हैं जी 120, 80 नॉर्मल है, लेकिन कभी कभी हम कहते हैं 100+ एज, तो 140 हो गया जो 40 ईयर्स का है, ये सही है? और क्या ब्लड प्रेशर अगर मेरा बढ़ गया उसका माइग्रेन से, सरदर्द से कोई लेना देना है? हाँ, तो देखिए एक नंबर बात तो ये है कि आप अगर मान के चलें कि एक अगर संदेश देना चाहूँगा कि ब्लड प्रेशर इज द मेजर कल्प्रिट फॉर ऑल डिजीजेस, कार्डियोवैस्कुलर एंड सेरेब्रल, मेजर नंबर 1 एनिमी।
ठीक है। ब्लड प्रेशर को कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, एक नंबर बात। दूसरी बात, जैसे जैसे उम्र होती है उस तरह आर्टरी का जो वॉल होता है उसमें उसका जो हिलने का क्षमता होती है उसमें स्ट्रेस आ जाता है, वो मोटा हो जाता है, वो स्टिफ हो जाता है, तो इसलिए ब्लड प्रेशर बढ़ता है। तो एज के साथ थोड़ा ब्लड प्रेशर बढ़ना स्वाभाविक है, लेकिन अगर आपका जो हमारा कट ऑफ है उससे ऊपर जा रहा है तो आपको उसका इलाज जरूर करना चाहिए। और ब्लड प्रेशर एक बार हो गया तो आपको जरूर उसका लाइफ लॉन्ग दवाई लेना पड़ेगा। हो सकता है कि दवाई में तब्दीली हो, कमी हो जाए, आपका ब्लड प्रेशर सेटल हो जाए तो थोड़ा कमी हो जाए, लेकिन अक्सर देखा गया कि इसको पूरी तरह से बंद नहीं कर सकते। जहां तक माइग्रेन के संबंध है, अभी शोध कार्य में आ रहा है कि माइग्रेन के साथ ब्लड प्रेशर का भी एक रिलेशनशिप है, और ब्लड प्रेशर के लिए अपने आप से भी एक हेडेक हो सकता है जो कि सेकेंडरी हेडेक कहता है। उसमें अक्सर पीछे की तरफ सिर भारी हो जाता है और थोड़ा तनाव महसूस होता है, लेकिन माइग्रेन का जैसे मैंने बताया लक्षण कंप्लीटली डिफरेंट है, लेकिन दोनों एसोसिएट हो सकते हैं। और देखा गया है कि माइग्रेन पेशेंट में ये सेरेब्रोवैस्कुलर और कार्डियोवैस्कुलर, दिल का और दिमाग का जो वेसल्स है उसमें खराबी आने में संभावना बढ़ जाती है। डॉक्टर अचल दिल्ली से पिंकी हैं फोन लाइन पर। हेलो पिंकी जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सवाल पूछिए। जी, मेरा सवाल ये है कि मेरे ना सिर में दर्द बहुत होता है, तो मेरे को बीपी भी हाई रहता है। तो कई बार क्या होता है, मेरा बीपी नॉर्मल होता है, फिर भी मेरे को सिर दर्द बहुत होता है, आंखों पे हैवीपन आ जाता है, और मतलब जो फोरहेड की मेन से ये इनमें खिंचाव होता है। उम्र कितनी है आपकी पिंकी जी? जी 43 है मेरी। जी डॉक्टर अचल। हाँ, तो ये जैसा बता रहे हैं ब्लड प्रेशर तो है ही इनको, उसकी दवा इनको चल रही होगी, और उसके अलावा जो इनका हेडेक का डिस्क्रिप्शन है, इनका कहना है कि आगे की तरफ इनको हेडेक लग रहा होता है, तो ये भी हो सकता है कि इनको और हिस्ट्री लेके पता चलेगा। डॉक्टर साहब, माइग्रेन का कोई टेस्ट है? टेंशन टाइप, हाँ टेस्ट की अगर आप बात करें, माइग्रेन का कोई टेस्ट नहीं है। अच्छा। वो एक क्लिनिकल डायग्नोसिस है। ऑफ कोर्स उसमें आप पूछते हैं कई बार कि जो है इमेजिंग ब्रेन की जाए या नहीं की जाए, वो इमेजिंग ब्रेन की करने का उद्देश्य अलग होता है। वो उद्देश्य ये होता है कि कोई अन्य बात तो नहीं है जो ब्रेन में हम छोड़ रहे हैं, कोई अन्य, क्योंकि मिमिक करता है। हेडेक तो हेडेक एक कॉमन सिम्टम है, अब सब शुरुआत ही हमने यही की थी, कॉमन सिम्टम है, और आपने उसको अगर इमेजिंग नहीं की गई है तो उसमें कई बार आप कुछ मिस कर सकते हैं। तो इमेजिंग करके डायग्नोसिस नहीं बनती है माइग्रेन। जी डॉक्टर देवाशीष, आपसे यहाँ पे मैं ये जानना चाहूँगी, जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं, अब प्रेगनेंसी में तो वैसे ही कई तरीके की दिक्कतें होती हैं, और उनको अगर माइग्रेन है, किस तरीके की एहतियात बरतें, और अगेन फिर वो मेडिसिन लेने में भी किस किस तरीके की? बहुत अहम क्वेश्चन पूछा आपने। देखिए, प्रेगनेंसी के दौरान माइग्रेन ऐसी बीमारी है जो प्रेगनेंसी के दौरान कम हो जाती है। सो हम कहते हैं कि अगर बहुत ज्यादा माइग्रेन हो रहा है तो बी प्रेग्नेंट, तो ठीक है ना। तो लेकिन ऐसा नहीं है कि करीब करीब 60 से 65% लोगों को माइग्रेन काफी कम हो जाता है, लेकिन 30% को लोग जो हैं प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं, उनका माइग्रेन या तो वैसा ही रहता है या बढ़ जाता है। अच्छा। तो उन दौरान आपको बहुत दिक्कतें आती हैं कि क्या दवाई लें, क्योंकि बेबी है अंदर, तो क्या दवाई हानि तो नहीं करेगा। तो उसमें कुछ चुने हुए दवाइयां हैं जो कि हम दे सकते हैं, और उसके हिसाब से उसके अलावा हम और कुछ अलग से कर सकते हैं, जैसे बाहर से नर्व को मॉड्यूलेट कर सकते हैं, न्यूरो मॉड्यूलेशन डिवाइसेस है, ब्लॉक्स लगा सकते हैं। तो इस तरह से काफी प्रावधान हैं, लेकिन अक्सर ये बताया जाता है कि जब आपका प्रेगनेंसी हो तो आप कम से कम दवाई का सेवन करें। जी, 1 मिनट शेष है डॉक्टर साहब, चलते चलते कॉलर लेते हैं, मध्य प्रदेश से जुड़ रहे हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग, जल्दी से सवाल पूछिए। हेलो जी, सवाल पूछिए। जी सर, माइग्रेन दर्द हो या सर दर्द, उसमें पेन किलर ले सकते हैं? कुछ नुकसान तो नहीं होता उसमें रेगुलर अपन लेते हैं? पेन किलर ले सकते हैं माइग्रेन? पेन किलर बिल्कुल यूज करते हैं, पेन किलर, और खास करके नेप्रोसिन टाइप की दवा यूज की जाती है। लेकिन अगर डॉक्टरी सलाह से? डॉक्टरी सलाह से वैसे जो है क्रोसिन का उपयोग तो कोई भी करते हैं, पैरासिटामोल का उपयोग कोई भी करते हैं, कोई कर सकते हैं, लेकिन एक बार सलाह जरूर ले लें चिकित्सकों से। लेकिन एक चीज इसमें मैं बताऊंगा कि जो आप अगर अनियमित मतलब बहुत ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो उससे भी दिक्कत आ सकती है आपको, उससे हेडेक बढ़ सकता है। इनफैक्ट उसको हम मेडिकेशन ओवरयूज हेडेक कहते हैं। तो इसलिए सलाह के बिना जो ये एनेसाइड्स है, जो दर्द निवारक गोलियां हैं, ये मत लीजिए, और उसमें मात्रा में कमी रखिएगा ऑलवेज। जी, तो डॉक्टरी सलाह बहुत ज़रूरी है, और अगर सर दर्द हो तो आपको न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाना है। आज कार्यक्रम में आके सलाह देने के लिए डॉक्टर देवाशीष आपका, डॉक्टर अचल आपका बहुत बहुत आभार। आपने हमारा सर दर्द दूर कर दिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।